नमस्कार सभी को। मैं वेद प्रकाश सैनी और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद दीपक चावला सर। तो आज हम शुरू करेंगे साइंस जितने भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, चाहे रेलवे डी ग्रुप हो, चाहे हरियाणा सीटेट हो, हरियाणा सीईटी हो, जिनमें भी आपके साइंस आती है, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं सब की हम साइंस यहाँ शुरू करने वाले। ठीक है, मैं आज शुरू करूँगा पहले केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, ये जो वर्ड है रसायन विज्ञान जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है कीमिया वर्ड से। जो कि किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कीमिया जो है ये कहाँ का वर्ड है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ जो है वो क्या होता है? रसायन, यानी कि केमिकल्स। ठीक है, तो पहला ही हमारा क्वेश्चन बन गया कि रसायन विज्ञान जो है इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो हमारा आंसर रहेगा कीमिया शब्द से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बनता है कि कीमिया शब्द जो है इसका क्या अर्थ है? तो कीमिया शब्द का अर्थ है रसायन या फिर केमिकल्स। ठीक है, अब हम यहाँ जो शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करेंगे किसके बारे में? तत्व के बारे में। ठीक है, अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो हम परमाणु से स्टार्ट करेंगे कभी। ठीक है, वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा परमाणु वगैरह के बारे में जहाँ आएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं कहाँ से? तत्व से, यानी तत्व या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या है? बेसिक फॉर्म है किसकी? मैटर की, यानी पदार्थ की क्या है? आधारभूत संरचना कह दें, इकाई कह दें। ये बेसिक फॉर्म है मैटर की, जो क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और आपका ये जो तत्व होता है ये बना होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से। यानी हम और दूसरा पॉइंट ऐड करते हैं कि तत्व जो हैं एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो हम अब डिफाइन कर सकते हैं तत्व को कि ये जो है पदार्थ की बेसिक फॉर्म है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है और रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले सकते हैं। तत्व जो है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, परमाणु जो है उसका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है। ये भी हम लिखेंगे साइड में कि परमाणु या फिर जिसे हम कहते हैं एटम का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है। यानी अगर हम एटम को इंडिपेंडेंटली देखना चाहें तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, स्वतंत्र रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमें या तो मिलेगा अणु के रूप में, या मिलेगा तत्व के रूप में, या यौगिकों के रूप में पाया जाता है। कौन? परमाणु। तो यहां तक हमने बात की तत्व की। ठीक है, अब आवर्त सारणी के अंदर, या फिर हम कहें अभी तक आज तक जो है 118 तत्व की खोज हो चुकी है।
अभी तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखते हैं तो टोटल 118 एलिमेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, इन एलिमेंट्स को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, देखिए ये जो 118 एलिमेंट हैं इनको पहले हम रखते हैं स्थायी तत्वों में और अस्थायी तत्वों में। यानी हमने इन 118 एलिमेंट को दो प्रकार से क्लासिफाई किया, एक तो जो स्टेबल एलिमेंट हैं और एक जो अनस्टेबल एलिमेंट है, स्थायी तत्व और अस्थायी तत्व। तो जो हमारे पास अस्थायी तत्व हैं उनकी संख्या है 38। ठीक है, हमारे पास जो अस्थायी तत्व हैं उनकी संख्या है 38। तो अगर हम 118 माइनस 38 करते हैं तो कितना रहेगा, 80। ठीक है, तो 80 तत्व हमारे पास कैसे हैं, स्थायी तत्व। ठीक है, जो 80 तत्व हैं ये हमारे पास कैसे हैं, स्थायी तत्व हैं। अब स्थायी तत्व और अस्थायी तत्व ये कौन से होते हैं भाई, देखिए अस्थायी तत्व आप किसे कहेंगे, वे तत्व जिनके परमाणु नाभिक अस्थायी होते हैं एवं लगातार विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, क्या कहलाते हैं, अस्थायी तत्व। यानी ऐसे एलिमेंट जो उनके जो एटम होते हैं उनके न्यूक्लियस कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और वो एमिट करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं किसको, रेडिएशंस को, या फिर मैं एनर्जी कह दूं, रेडिएशंस या फिर एनर्जी को एमिट करते हैं या पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, उन्हें कहा जाता है क्या, अस्थायी तत्व। इनके लिए एक और वर्ड काम में आता है, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो अस्थायी तत्व होते हैं ये एनर्जी को, रेडिएशंस को या पार्टिकल्स को एमिट क्यों करते हैं, ताकि इनको क्या मिल जाए, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए। यानी स्थायित्व के लिए ये क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो ऐसे सभी तत्व जिनके परमाणुओं के नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, अस्थिर होते हैं, उन्हें हमने क्या नाम दे दिया, अस्थायी तत्व, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नाम दे दिया। ठीक है, सामान्यतः हम कहते हैं कि परमाणु क्रमांक 83 के बाद यानी 83 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं सारे कैसे माने जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो एक बार आप यहां तक का नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक का नोट कर लीजिए। हो गया, मैं रफ कर दूं यहां तक का। अब लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि परमाणु क्रमांक 83 के बाद आने वाले सभी तत्व कैसे हैं भाई,
रेडियोधर्मी तत्व है या फिर रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, तो इतनी बात हमने की कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन होते हैं, वो तत्व या वो एलिमेंट्स जिनके जो एटम के न्यूक्लियस होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नाम दिया गया है। ठीक है, अब नेचुरल एलिमेंट कितने हैं उनकी बात करते हैं। प्राकृतिक तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है, 94, यानी 94 एलिमेंट जो हैं ये कैसे हैं, प्राकृतिक हैं, ये भूप्रपटी के अंदर या इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, 94 एलिमेंट कैसे हैं, प्राकृतिक हैं। तो बेटा कितने बच गए, कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी बची, 118 थे टोटल एलिमेंट, 94 जिनमें से कैसे हैं, प्राकृतिक हैं, तो कितने बचे, यहां पर आपके पास 6 बचे, कहां से, यहां से, और 18 वो हैं, तो कितने हो गए, 24 एलिमेंट। तो 24 तत्व संख्या किसकी है भाई, कृत्रिम की, यानी ये मानव निर्मित हैं, बनाए गए तत्व हैं। तो आपसे पूछे कि कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है, तो 24 है, और प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 94 जो है वो कैसे हैं, प्राकृतिक तत्व हैं। ये दूसरा क्लासिफिकेशन था। ठीक है, पहला हमने पढ़ा कि कौन से तत्व स्थायी हैं और कौन से अस्थायी हैं। तो हमने देखा अस्थायी तत्वों की संख्या कितनी थी, 38, और स्थायी कितने थे, 80। फिर हमने देखा कि प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है, 94, और जो कृत्रिम तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है, 24। अगला हमारे पास आता है कि तत्वों को 3 प्रकार से और क्लासिफाई किया गया है। वो कौन कौन से हैं आपके पास, एक है आपके पास धातु, दूसरे हैं आपके पास अधातु, और तीसरे हैं आपके पास उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु, ये 3 प्रकार को और क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट्स को 3 प्रकार से और बांटा गया है। धातुओं की जो संख्या है वो है हमारे पास कितनी, 91, यानी 118 में से कुल 91 तो आपके पास क्या हैं, धातुएं हैं। अधातुओं की बात करूं या उपधातुओं की बात करूं, तो उपधातुओं की संख्या जो है वो कितनी है, 7। उपधातुओं की संख्या कितनी है भाई, 7। तो 91 + 7 98, टोटल कितने थे, 118। तो कितनी बच गई अधातु, 20। ठीक है, तो 20 आपके पास क्या हैं, अधातु हैं। ठीक है, अब उपधातु क्या होती हैं, उपधातु किसे कहते हैं, वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं क्या, उपधातु। ठीक है, उपधातुओं की संख्या 7 है, संख्या ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी उपधातु नहीं है या इनमें से कौन सी उपधातु है। तो ये 7 हमें याद रखने की कौन कौन सी उपधातुएं हैं। ठीक है, तो उपधातुएं कौन कौन सी हैं भाई, बोरोन, दूसरी है सिलिकॉन, तीसरी है जर्मेनियम, चौथी है आर्सेनिक, पांचवी है हमारे पास एंटीमनी, और लास्ट 2 हमारे पास कौन बची हैं,
टेल्यूरियम और कितनी होगी, 2 2 4 2 6, एक बची कौन, पोलोनियम। ये 7 हमारे पास कौन है, उपधातु हैं। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये हमारे पास 7 उपधातु हैं। तो आपको इनमें से कोई 3 ऑप्शन में मिलेंगी और एक आपको वहाँ पे अधातु या उपधातु मिल जाए और पूछे कि इनमें से कौन उपधातु नहीं है। तो अगर ये वाले वहाँ पे हैं, इनमें चाहे कोई 3, तो तीनों में वो उपधातु होंगी। जो इनमें से नहीं होगी वो या तो अधातु होगी या धातु होगी। अब इनके प्रतीक चिन्ह भी यानी इनके सिंबल्स भी हमें पता होना चाहिए, कई बार सिंबल्स में दे देगा। तो बोरोन का जो सिंबल होता है वो होता है बी, सिलिकॉन का सिंबल होता है SI, जर्मेनियम का सिंबल होता है GE, ऑर्सेनिक का सिंबल होता है AS, एंटीमनी का सिंबल होता है SB। ये अलग से ध्यान रखना है आपको भाई, बाकी सभी के तो नाम से ही आ रहे हैं, लेकिन इसका एंटीमनी का जो है सिंबल वो लैटिन नाम पे रखा गया है। टेल्यूरियम का होता है TE और पोलोनियम का होता है PO। ठीक है, बोरोन जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको इन सभी के परमाणु क्रमांक बताता हूं। हो गए, चलिए मैं रफ कर देता हूं इसको अभी। हाँ जी, उपधातुएं कौन कौन सी देखी हमने, नंबर 1 बोरॉन, नंबर 2 सिलिकॉन, नंबर 3 हमने देखी कौन सी, जर्मेनियम, नंबर 4 हमने देखी कौन सी, ऑर्सेनिक, नंबर 5 हमने देखी कौन सी, एंटीमनी, नंबर 6 पे हमारे पास थी कौन, टेल्यूरियम, और नंबर 7 हमारे पास कौन थी, पोलोनियम। ये हमारे पास थी उपधातुएं। यहां हम लिखते हैं इनके प्रतीक चिन्ह। बोरोन का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है, बी। सिलिकॉन का हमने बताया आपको SI, जर्मेनियम का हमने बताया क्या, JE, ऑर्सेनिक का बताया AS, एंटीमनी का SB, टेल्यूरियम का TE और पोलोनियम का PO। ये होते हैं इनके प्रतीक चिन्ह। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इनके परमाणु क्रमांक की। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक देखिए, यहां लिखूं परमाणु क्रमांक, बोरोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 5, यानी 5 आवर्त सारणी में इसे 5 नंबर पे रखा गया है। या फिर ये कह दें कि बोरोन के नाभिक के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो कितनी होती है, 5, क्योंकि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसका क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, तो बोरोन के परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 5।
सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 14, 14 है। जर्मेनियम का होता है 32, ऑर्सेनिक का 33, ठीक है। बोरोन का 5, सिलिकॉन का 14 और जर्मेनियम का 32 और ऑर्सेनिक का 33। एंटीमनी का जो है वो होता है 51, एंटीमनी का कितना होता है 51, टेल्यूरियम का होता है 52 और पोलोनियम का जो है वो होता है 84, ठीक है। ये है इनके परमाणु क्रमांक। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि परमाणु क्रमांक 83 के बाद जितने भी तत्व आते हैं उनको कहाँ रखा गया है, रेडियो एक्टिव तत्वों की श्रेणी में रखा गया है, रेडियोधर्मी तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा एक उपधातु यानी पोलोनियम जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना आ रहा है, 84। इसका मतलब ये जो तत्व है ये कैसा है, रेडियोधर्मी है। ये कैसा है, रेडियोधर्मी तत्व है, यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, अनस्टेबल है, अस्थायी है, अस्थिर है। ये लगातार क्या करेगा, विकिरणों का उत्सर्जन करेगा। और विकिरणों में यहाँ पे जैसे कि बीटा किरणें, अल्फा किरणें या गामा किरणें मुख्य रूप से क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं वो किन विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, तो करते हैं किसका, अल्फा किरणों का, बीटा किरणों का और कौन सी हैं, गामा किरणें, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं वो इन 3 प्रकार की किरणों का क्या करते हैं भाई, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। ये जो गामा किरणें हैं, ये जो गामा किरणें हैं ये सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं, ठीक है। गामा किरणें जो हैं ये सर्वाधिक गति से चलती हैं, यानी इनकी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम है किसमें, अल्फा और बीटा किरणों में। अल्फा और बीटा किरणों में सबसे ज़्यादा तीव्र गति की किरणें कौन सी हैं, गामा किरणें, ठीक है। यानी कि जितनी तीव्र गति की किरणें होंगी उतनी हमारे लिए क्या होंगी, नुकसानदायक होंगी, ठीक है। तो गामा किरणें हमारे लिए नुकसानदायक हैं। अल्फा किरणें जो हैं ये कब बनती हैं, अल्फा किरणों को हम इस प्रकार से लिखते हैं, अल्फा किरणें। ये जो अल्फा किरणें हैं या फिर अल्फा कण जिसे हम कहते हैं, अल्फा कण जिसे आप कहते हैं, ये क्या है, हीलियम परमाणु का नाभिक। हीलियम परमाणु के नाभिक को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा कण या अल्फा किरणें कहते हैं। ये जो अल्फा किरणें हैं इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, अगर हीलियम परमाणु है तो हीलियम का परमाणु प्लस का 2, यानी इससे क्या निकाल दिए गए, 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया गया। जब हीलियम परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया जाए तो उस पर धनावेश आता है कितना, प्लस का 2। और इसको, जिसमें पीछे कौन बचे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के पास 3 अपरमाणविक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया तो पीछे बचे कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बचे कहाँ, हीलियम परमाणु के नाभिक में। इसीलिए हीलियम परमाणु के नाभिक को हम क्या कह रहे हैं, अल्फा कण या अल्फा किरण कह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से रेडियोधर्मी तत्व, ये 7 आपको उपधातुएं जो हैं ये याद रखनी है, इनके परमाणु क्रमांक आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी उपधातु है जो रेडियोधर्मी है या रेडियो एक्टिव है, तो कौन सी है, पोलोनियम जो है ये कैसी उपधातु है, रेडियोधर्मी उपधातु है, ठीक है। यहां तक का हुआ। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि तत्व क्या है, ठीक है। या सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रसायन विज्ञान जो है इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, रसायन या फिर केमिकल्स होता है। फिर हमने बात की कि तत्व जो होते हैं वो
पदार्थ की एक बेसिक फॉर्म है, पदार्थ की एक बेसिक फॉर्म है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, जो क्या करती है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है और एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कौन? आपके तत्व, ठीक है। फिर हमने तत्वों का वर्गीकरण शुरू किया, ठीक है, और तत्वों के वर्गीकरण में हमने तत्वों को अभी पढ़ा है किसके अंदर? धातु, उपधातु और अधातु। हमने देखा कि उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7। उपधातुओं की संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। और धातुओं की संख्या कितनी है? 91। कितनी है? 91। तो बची कौन? अधातु। अधातुओं की संख्या कितनी है? 20। फिर हमने देखा कि तत्व जो है वो प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार के हो सकते हैं। प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी थी? 94 यानी कि 94। और कृत्रिम तत्व यानी मानव निर्मित तत्वों की संख्या कितनी थी? 118 से 94 माइनस किया कितना? 24 आपके पास कौन थे? कृत्रिम तत्व थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये सब पढ़ा। अब हम बात करते हैं किसकी? धातुओं की। नोट कीजिए आप, तब तक यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ज़्यादा हार्ड लेवल की साइंस नहीं आती है सीईटी वगैरह में या रेलवे डी ग्रुप वगैरह में। ये नॉर्मल साइंस है, ये हम 8, 9, 10 तक पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं कवर करवा दूंगा सीईटी, रेलवे डी ग्रुप या फिर जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम हैं जिनमें साइंस आती है, तो साइंस संबंधित सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं किसकी? धातुओं की। कि सर हमने धातुओं, अधातुओं और उपधातुओं में तत्वों को रखा है, तो ये धातुएं जो होती हैं इनके गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं धातुओं की, या फिर मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? तो 1 बाय 1 लिखेंगे पॉइंट बना के। पहला जो है क्या है? धातुएं कैसी होती हैं? कठोर। धातुएं कठोर होती हैं, ठीक है। धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। दूसरा, धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की क्या होती हैं बेटा? सुचालक होती हैं। धातुएं जो हैं वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। आपने देखा है जितने भी आपके खाने बनाने के बर्तन होते हैं वो सभी किससे मिलके बने होती हैं? धातुओं से बने होते हैं, ठीक है। और जितने भी आप इलेक्ट्रिक वायर यूज करते हो सब किसके होते हैं? मेटल्स के यानी धातुओं के होते हैं, ठीक है। यदि आप क्या करो, ज्वाला के अंदर चम्मच का एक सिरा रखो और दूसरे सिरे को पकड़ के रखो, तो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि चम्मच का दूसरा सिरा है जो वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्यों? कि धातुओं के अंदर ऊष्मा का संचरण पाया जाता है। किसका संचरण पाया जाता है? ऊष्मा का संचरण पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से धातुएं विद्युत की भी क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। तीसरा, धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक जो हैं वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। यानी अगर आप मेटल्स को, धातुओं को बॉयल करना चाहो या मेल्ट करना चाहो तो आपको बहुत ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्वथनांक क्या होता है और गलनांक क्या होता है? तो जब आप किसी पदार्थ को क्या करो, वायुमंडलीय दाब पे क्या कर दो, गर्म करना शुरू करो और वो उबलना शुरू हो जाए,
गर्म करने पर वो क्या हो जाए, उबलना शुरू हो जाए, उस तापमान बिंदु को उसका क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और तापमान का वह निम्नतम बिंदु जहां पर कोई पदार्थ जो है वो क्या हो, वायुमंडलीय दाब पर पिघलना शुरू हो जाए, वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। ठीक है, वह उसका क्या कहलाता है भाई, गलनांक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, धातुएं जो हैं, धातुएं अघात वर्धनीय होती हैं, या ये कह दें कि धातुओं में अघात वर्धनता का गुण पाया जाता है। अघात वर्धनता क्या होता है, यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अघात वर्धनता किसे कहते हैं। आपके पास इसका आंसर क्या रहेगा कि आघात वर्धनीय यानी जब इनको चोट दी जाए या फिर पीटने पर पतली चादर में कन्वर्ट हो जाएं, पीटने पर पतली चादर में बदल जाना। ठीक है, पीटने पर यदि पतली चादर में बदल जाएं तो इस गुण को क्या कहते हैं, अघात वर्धनता कहते हैं। ठीक है, देखो नाम खुद समझा रहा है, अघात का मतलब क्या होता है, चोट। ठीक है, वर्धनीय का मतलब क्या होता है, फैलना। ठीक है, कि जब चोट लगे तो ये क्या हो जाती है, फैल जाती हैं, एक पतली चादर के रूप में बदल जाती हैं। ठीक है, अगला है पांचवा, धातुएं तन्मय होती हैं, या फिर कह दूं इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। अब ये तन्मय क्या होती है, कि धातुओं को जो है एक पतले तार में बदला जा सकता है। ठीक है, अगर आप धातुओं को तार में बदल पा रहे हो तो यह गुण क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है, तन्यता। अब सबसे ज्यादा तन्मय धातु कौन सी है, सबसे ज्यादा तन्मय धातु कौन है, सोना। सोना जो है ये सबसे ज्यादा तन्मय धातु है। ठीक है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछे कि सबसे ज्यादा या फिर सर्वाधिक तन्मय धातु कौन सी है, तो हमारा जवाब रहेगा कि सोना जो है ये सर्वाधिक तन्मय धातु है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा यहां जैसे विद्युत की सबसे अच्छी चालक, ठीक है, तो चांदी, जिसका सिंबल क्या होता है, एजी। ठीक है, चांदी या जिसे अर्जेंटम भी कहते हैं लैटिन भाषा में, अर्जेंटम, ये जो है ये क्या है, विद्युत की सुचालक है। ठीक है, तो सबसे अच्छी सुचालक कौन है भाई, चांदी। सबसे अच्छी विद्युत की सुचालक कौन सी धातु है, चांदी। ठीक है, ये भी याद रहना चाहिए हमें। अब इसके बाद और क्या गुण बचते हैं, हमने देख लिया धातुएं जो हैं ये कठोर होती हैं, धातुएं विद्युत की और ऊष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बिंदु जो हैं वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। धातुएं जो हैं वो अघात वर्धनित होती हैं, इसका मतलब पीटने पर इन्हें पतली चादर में बदला जा सकता है। धातुएं तन्मय होती हैं या इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी इन्हें पतले तार में बदला जा सकता है। सर्वाधिक तन्मय धातु कौन है,
सोना, और सोने का सिंबल जो है वो क्या होता है, Au, ओरम। लेटिन भाषा में कहते हैं सोने को क्या, ओरम, सिंबल क्या है, Au। और सर्वाधिक विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन सी धातु है, Ag, यानी कि अर्जेंटम, चांदी। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई। अगला जो गुण है धातुओं का वो क्या है, छठा, धातुएं जो है वो क्या होती हैं, ध्वनिक होती हैं। धातुएं जो हैं वो ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक का मतलब क्या है कि अगर धातुओं को पीटा जाए, यदि धातुओं को पीटा जाए तो रिंगिंग साउंड बनाती हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, धातुओं को अगर पीटा जाए तो ये रिंगिंग साउंड क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, यानी ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं कि धातुएं जो हैं वो क्या सी होती हैं भाई, ध्वनिक होती हैं। ठीक है, तो ये थे धातुओं के मुख्य गुण जो हमसे पूछे जाते हैं, हमें याद रहने चाहिए। ठीक है, ले लीजिए यहां तक का स्क्रीनशॉट, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए। तो ये धातुओं के थे भौतिक गुणधर्म जो हमें याद रहने चाहिए। ठीक है, अब ऐसे भी कुछ तत्व हैं जो इन गुणों की पालना नहीं करते। ठीक है, ऐसी भी कुछ धातुएं हैं जो धातु तो हैं, मेटल तो हैं, लेकिन इन गुणों के अकॉर्डिंग या इन प्रॉपर्टीज को वो फॉलो नहीं करती, इनकी पालना नहीं करती। तो उन्हें हम लिखेंगे किसके रूप में, अपवाद के रूप में। ठीक है, तो हमने पहले देखा था कि धातुएं जो हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन मरकरी, मरकरी यानी कि Hg जिसका सिंबल है, इसे और हम क्या कहते हैं, पारा धातु। क्या कहते हैं, पारा धातु। मरकरी, Hg या फिर पारा धातु जो है कमरे के तापमान पर, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी वह धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो हमारा जवाब रहेगा क्या, मरकरी, यानी कि पारा धातु जो है ये कमरे पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, फिर अगला अपवाद है गैलियम एवं सीजियम। गैलियम का सिंबल है क्या, Ga, सीजियम का है Cs। गैलियम एवं सीजियम को हथेली पर रखने पर ये पिघल जाती हैं। धातुओं के गुण में हमने पढ़ा था कि धातुएं जो होती हैं उनके गलनांक या क्वथनांक जो हैं वो कैसे होते हैं भाई, उच्च होते हैं। लेकिन उस गुण को देखें तो ये दो धातु गैलियम और सीजियम जिनके सिंबल हैं Ga और Cs, ये जो हैं ऐसी धातु हैं जो हमारे हाथ की उष्मा पाकर ही क्या हो जाती हैं, पिघल जाती हैं, यानी इनके तो गलनांक बहुत निम्न हुए। तो पूछा जाए कि निम्न में से धातुओं का वह कौन सा युग्म है जो हथेली पर रखने पर पिघल जाता है या जिसका गलनांक जो है वो अत्यधिक निम्न होता है, तो कौन है हमारे पास, गैलियम और सीजियम। इसके बाद हमारे पास आती है कौन, सोडियम जिसका सिंबल है Na, पोटेशियम
यानी के धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटा जा सकता है। गैलियम और सीजियम जिनके गलनांक बिंदु क्या थे, निम्न थे। उसके बाद हमने देखा क्या कि सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, चाकू से काट सकते हो। इनको आप क्या कर सकते हो, चाकू से काट सकते हो। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी धातुएं हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, तो हमारे पास सोडियम है और कौन है, पोटेशियम है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, रासायनिक गुण में बात कर लेंगे बाकी हम, और आप ऐसे याद रख लें बस यहाँ पे कि इनको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। कौन सी धातुओं को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो आंसर क्या रहेगा, सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं जिनको केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखा जाता है उसकी बात जब हम करेंगे रासायनिक गुणधर्म में करेंगे। ठीक है, तो यहां तक की बातें समझ में आई। ठीक है, अब अगला अपवाद है लेड यानी कि पीबी, जिसे आप और क्या कहते हैं, सीसा धातु। क्या कहते हैं भाई, सीसा धातु। विद्युत की कैसी है, कुचालक। विद्युत की कैसी है, कुचालक है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि वो कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक है, तो लेड, सीसा यानी कि पीबी एक ऐसी धातु है जो विद्युत की कैसी है, कुचालक है। ठीक है, तो ये सब थे अपवाद के अंदर जिन्होंने धातुओं के जो भौतिक गुणधर्म थे उनकी पालना नहीं की। ठीक है, तो यहां तक की बातें समझ में आई। ठीक है, मैं जितना आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है उस लेवल का आपको करवा रहा हूं। ठीक है, इसके आगे की जो क्लास है वो अपनी क्लास अपन कल करेंगे। यहां तक का धातुओं के कौन कौन से अपवाद हैं जो उनके गुणधर्मों की पालना नहीं करते, ये यहां तक का आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।